विश्वविद्यालय से 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैथमेटिक्स पेपर के साथ। ठीक है। तो जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अतिरिक्त आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं? जी सर, मैथमेटिक्स के साथ मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, 2 पेपर फिजिक्स और 2 पेपर केमिस्ट्री भी पढ़ाई की है। और 8 पेपर मैंने फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाई की है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स और ये सब आपने अभी हाल ही में पढ़ रखा हुआ है, तो चलिए आज इनसे सवाल हो जाते हैं। आप हमें बताइए, एक सीक्वेंस किसे कहते हैं? सर, सीक्वेंस का अर्थ है किसी भी बारंबारता को एक क्रम में सजाना और उसका उसके उपयोगिता के अनुसार सजाकर उसका उपयोग करना, उसे सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस और सीरीज में अंतर क्या है? सर, सीक्वेंस में हम केवल बारंबारता का उपयोग करते हैं, और सीरीज में हम जिसमें स्क्वायर जैसे कि सर डिफिनीशन नहीं बता पा रहे हैं सर, अपनी तरफ से गेस करूं? हाँ, करिए। सर, सीरीज में सर हम सभी प्रकार के डाटा का उपयोग करते हैं, जिसमें के स्क्वायर से लेके जितने भी प्रकार के डाटा है, लेकिन सीक्वेंस में एक ही प्रकार का डाटा हम उपयोग करते हैं सर। ये ठीक। मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये बताइए, क्या सभी सीरीज सीक्वेंस हो सकती है? सॉरी सर, नहीं पता इसके बारे में। और क्या सभी सीक्वेंस सीरीज हो सकते हैं? सॉरी सर, हमें याद नहीं है, मैं इस पे पढ़ लूंगा, देख लूंगा सर। अच्छा, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है? सर, हाँ, सबसे छोटी सम संख्या शून्य है सर। अच्छा। -2 कैसी संख्या है? सॉरी सर, -2 वे सम संख्या ही है, लेकिन वो नेगेटिव है, लेकिन वो भी हो सकती है सर। तो उसके बाद तो -4 भी होनी चाहिए, जी, जो -6 भी भी होनी चाहिए। इनफाइनाइट इसके हिसाब से इनफाइनाइट होगी सर। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है? आप इसको शब्दों में कैसे बताएंगे क्या हो सकती है? सर, सर, वैसी संख्या जिसे हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकें, हाँ। वो सम संख्या होती है। नहीं तो, लेकिन लेकिन आप सबसे छोटी सम संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं? कौन सी सम संख्या जी हो सकती है जो सबसे छोटी है? सर, ये एक इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसका कोई डिफिनीशन नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा, छोटी सम संख्या ठीक है। इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो बताइए, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है? सर, जीरो सम संख्या है। सिद्ध करिए, कैसे बताएंगे इसे सम संख्या? सर, सर, जब हम 2 का क्रम लेते हैं, तो हाँ, जीरो उस 2 के क्रम में आता है, 2 4 -2 और जीरो आता है। ठीक है। लेकिन 1 का क्रम ठीक है। लेते हैं। सर, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि सम और विषम ऐसी चीज है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है? सर, हाँ। सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या 4 है सर। सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या कौन सी है? सर, सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या 2 है। तो फिर एक क्या है? सर, एक एक संख्या है जो धनात्मक तो है, हाँ। लेकिन ये अभाज्य या अभाज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिससे सारे ही संख्या को भाज्य किया जा सकता है। नहीं तो इसलिए हम हम इसको इसे भाज्य कहेंगे या अभाज्य कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? सर, वैसे इसे भाज्य कहेंगे सर। एक भाज्य संख्या है। सर, तो हमने तो जब पूछा था कि सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या बताइए, तो आपने 4 बताया। सॉरी सर, इवन वो डिफिनेशन इवन था, सम भाज्य संख्या था सर। नहीं तो, आप मानते कि एक छोटी सी संख्या है जो भाज्य है? जी मानते हैं। तो मतलब कि जी, सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या एक भाज्य होगी। संख्या 1 होगी, लेकिन अगर सबसे छोटी धनात्मक सम भाज्य संख्या होगी तो वो 4 होगी।
अच्छा, ये कहाँ आपने पढ़ा कि एक जो है वो एक भाज्य संख्या है? सर मैंने पढ़ा होगा, हो सकता है हम मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं इसे देख लूंगा सर, लेकिन हमें पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन पता है कि एक भाज्य संख्या है सर। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं इसे देख लूंगा सर। अच्छा, मतलब आपका कॉन्फिडेंट नहीं है एक को लेकर के कि एक कैसी संख्या है? सर अभी मैं कॉन्फिडेंस ना याद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ सर। मैं देख लूंगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसा कि आपने बताया केमिस्ट्री भी आपने पढ़ रखी हुई है, तो मैं कुछ आपसे बेसिक सर केमिस्ट्री के सवाल बेसिक केमिस्ट्री पूछते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके सर। मैं ओके सर। 2012 में बीएससी करा हुआ हूँ, तुम अभी किए हो, मैं 8 साल पहले की चीजें आपसे आज पूछ रहा हूँ। यस अगर सर। हम याद रख सकते हैं तो आप भी याद रखिएगा, और पूछूंगा इंटर की यस सर। चीजें जो मैंने 2009 में पढ़ी हुई थी। ठीक है। जी ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताइए, बेंजीन का केमिकल फार्मूला बताइए क्या होता है? सर। सर बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है। ठीक है। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दे तो ये क्या हो जाता है? बेंजिल डाइहाइड्र बेन बेंजोइक OH लगाने के बाद हाइड्रो बेंजोइक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा शायद सर। सर कंफर्म नहीं कंफर्म नहीं है? सर। अच्छा ठीक है। अगर हम एक हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दें तो हम इसे क्या नाम देंगे? सॉरी सर, नहीं याद है, मैं देख लूंगा। टालवीन का नाम आपने सुना है? टॉलविन, यस सर। हम्म, चलिए बताइए, एरोमेटिक कंपाउंड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? हम कैसे पहचानेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? सर सबसे पहली पहचान तो एरोमेटिक कंपाउंड जो भी है वो बेंजीन के फॉर्म में होती है। नहीं 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 और नहीं, वो दूसरी, जी आप फिजिकली आंख से देख करके, हाथ से छू करके ये कैसे पता लगाएंगे? सर। हाँ, सर एरोमेटिक कंपाउंड में एक अलग ही सुगंध होती है जो प्लीजेंट होती है। वो खुशबू से ही पहचानी जा सकती है कि हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड है सर। ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड को अगर पानी में डाल देंगे तो पानी में घुल जाएंगे या नहीं घुलेंगे, कुछ बताइए इसके बारे में। सॉरी सर, नहीं याद कर पा रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ अच्छा ठीक है, फिजिक्स में आते हैं। सर। हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है? सर हवाई जहाज जो ये क्या कर रहे हो, मंत्र फूंक रहे हो क्या इस सॉरी तरह से? सर, नहीं नहीं इस याद कर तरह, पा रहा हूँ सर। तो इस तरह से इंटरव्यू दोगे? ओ मोर गुरु नो सर। स्वाहा, सर जी का टकला में लग जाए आज स्वाहा है। सॉरी सर। अरे तो कायदे से इंटरव्यू दीजिए। जी और जो ये जल जहाज होते हैं, पानी के जहाज, ये किस जी सिद्धांत पर चलते हैं? सर। हाँ, और सर जल जहाज होते हैं ये बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पे चलते हैं। अच्छा। जिसके तहत हम जितना बर्नौली सिद्धांत पे जितना वजन हटाते हैं हम उतना ही वजन बर्दाश्त कर पाता है एक प्लेन। और फिर हम उसको किसी इंजन के द्वारा हम आगे बढ़ा पाते हैं। अच्छा, और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? सर सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। बर्नौली को आर्किमिडीज बना दो, आर्किमिडीज को सॉल्यूशन बोल दो, काम हो गया। ये वाला ग्रेजुएशन तो बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ भगवान ऐसा कोई ग्रेजुएशन ना करे। सर ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं। सर आप ये बताइए, बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप प्रमुख परिवर्तन क्या देख पाते हैं, क्या चीजें अलग हैं? सर। सर मैं एक बेसिक अंतर है जो मैं बिहार में रहकर और यूपी में जाके देखा हूँ, वो ये है हम्म, कि बिहार की राजनीति मुख्य रूप से जातिवाद पे घूमती है। हम्म, और जिसमें ऊंच जात नीच जात का ज्यादा फर्क होता है और ये ज्यादा मायने रखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई एक मुद्दा चल रही है जो है धर्म पे लेके, वो है एक विशेष कम्युनिटी और हिंदू को लेके।
वहाँ पे नई मुद्दा ज्यादा है। तो ये जातिवाद और वहाँ धर्मवाद, ये दोनों बेसिक वो अंतर है। विशेष कम्युनिटी कौन सी है, उसका नाम लेने में घबरा क्यों रहे हैं आप? सर सर मुस्लिम और हिंदू के बीच में कुछ खाई है, हम्म, जिसको बढ़ा चढ़ाकर वहाँ इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। हम्म। जैसे तो राम ये मंदिर से लेके। तो ये मुद्दा किस जो है पार्टी ने बनाया है? बीजेपी ने बनाया है कि सपा ने बनाया है कि बसपा ने बनाया है? किसने बना दिया है या कांग्रेस ने बना दिया है? सर सर चुनाव के वक्त सभी पार्टियां अपने हिसाब से इस मुद्दे का उपयोग करती है और सभी उपयोग करती है। हम्म, कुछ पार्टी इसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो कुछ कम करते हैं। कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी के सपोर्ट में होते हैं तो कुछ कम तो पार्टियां हिंदू के कम्युनिटी के ठीक है। सपोर्ट में होते हैं। तो आपके हिसाब से इन खामियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के युवाओं को कौन से कदम उठाने चाहिए? सर सर सबसे पहले युवाओं को तो सहिष्णु होना चाहिए धार्मिक रूप से। उन्हें शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म एक ही चीज सिखाती है, वो सद्भावना सिखाती है। तो हमें धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं को वोटिंग नहीं करनी चाहिए। और जो विकास की बात करें और जो काम की बात करें, हमें उन्हें चुनना चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है युवाओं की। और अच्छा। युवाओं को भी, ऐसे युवा जो बढ़ चढ़ के, युवाओं को भी हिस्सा लेना चाहिए राजनीति में। और उन्हें यह धर्म से हटकर विकास की बात करनी चाहिए। चुनाव के आते ही सरकारें विभिन्न प्रकार की सहायता राशि, विभिन्न प्रकार का सहायता, अनाज वनाज, योजनाएं, ये एकदम फटाफट लॉन्च करना चालू कर देते हैं। क्या पिछले 4 सालों से सरकारें सोया करती हैं या फिर जो है जनता मूर्ख है? क्या कहना चाहेंगे? तो सर ऐसा तो वैसा नहीं है कि 5 साल में कुछ नहीं करते हैं, वो काम करते ही हैं। लेकिन चुनाव के वक्त हर पार्टियां की आशा होती है कि हम वैसे काम लेटेस्ट में कर दे जो जनता की नजर में हो, ताकि अगले चुनाव में वो हमें ध्यान रखे और हमें मजबूत समर्थन दे। इस ठीक वजह है, से काम तो वो ठीक है। पूरा 5 साल भी करते हैं, लेकिन लास्ट तो टाइम कुछ विशेष कर देते हैं। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जोर शोर पर है, तैयारियां चल रही, रैलियां हो रही हैं, आप किस राजनीतिक पार्टी को फिर से जीतते हुए देख रहे हैं? सर सर पार्टियां सब अपने हिसाब से, सबका विचारधारा अच्छी है। लेकिन वैसी पार्टियां जो विकास को ज्यादा प्राथमिकता दे, वो पार्टियां जीतेंगी। नहीं नहीं, मैं आप किस पार्टी, किसी एक आध पार्टी का नाम बताइए या कॉलिशन बताइए कि इनका इनका हो रहा है, ये बताइए कौन जीत रहा है? सर हाँ, हमारे विचारधारा के अनुसार बीजेपी वहाँ सरकार फिर से बना सकती है। अच्छा, समाजवादी क्यों नहीं बना सकती है? अच्छा सर, लेटेस्ट कार्ड्स के अनुसार बीजेपी ने वे सारी खामियां दूर करने की कोशिश की है जो पिछली सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। तो ये उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह है, मुद्दा है, जिस वजह से वो सरकार में आएंगे। लेकिन हमें तो लगता है कि इन्होंने बेरोजगारी पर ठीक से काम नहीं किया है, जिसके कारण इन्हें अनाज बांटना पड़ रहा है लास्ट में, लोगों को लुभाने के लिए। तो इस पर क्या विचार है आपके? सर सर बेरोजगारी केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, राष्ट्रीय समस्या है और हर जगह है। हम्म, लेकिन इसके बावजूद जो पार्टियां हैं, जो केंद्र में सरकार है और जिनकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, वो हर जगह से हम्म, जीत रही हैं। हम्म, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हम्म। केवल युवाओं के लिए है, और युवाओं की संख्या केवल 30 से 40% है। तो बाकी बात, ये मुद्दा जब चुनाव आती है तो कमजोर पड़ जाती है, इस वजह से तो ये पार्टियां जीत जाती हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सर।